चलिए, बहुत बहुत आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे नए चैप्टर के साथ हैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय बताने का कार्य किया। ठीक है, तो यूक्लिड के माध्यम से हम ज्यामिति को समझेंगे। पहले जानेंगे कि ज्यामिति है क्या। आप लोग बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिसको आप समझते हैं और उसको मापने का कार्य करते हैं, उसका एरिया डिफाइन करते हैं, लंबाई चौड़ाई आदि निकालने का कार्य करते हैं। बहुत सारी ऐसी आकृतियां हैं जिसको आप इसके माध्यम से सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन यहाँ नोट किया है कि ज्यामिति इसका तात्पर्य होता है, देखो मतलब इंग्लिश में जैसे कि यूक्लिड जी यूनान के रहने वाले थे, तो यूनान भाषा में जब इन्होंने लिखा जियोमेट्रिक, ठीक है, तो जियोमेट्री का जब अर्थ निकाले उन्होंने, इनको मिलाने के पश्चात बना ज्यामिति। तो यूनान के भाषा में इसका मतलब क्या था, जियोमेट्री का मतलब क्या था, तो देखो जियो का मतलब है भूमि, जियो का मतलब है भूमि। इस समय जियो कंपनी चल रही है तो उसका मतलब नहीं है यहाँ पर, यहाँ है जियो का मतलब भूमि। और जो मेट्री था इसका मतलब होता है मापन, यानी इसका तात्पर्य ये हो गया कि भूमि का मापन। तो हम क्या करते हैं, मीटर से या जंजीर के माध्यम से या लट्ठे के माध्यम से या पैरों के माध्यम से, यानी किसी ना किसी माध्यम से भूमि को मापा जाता है। इसी के सापेक्ष मान लीजिए कि आप किसी दीवार की एरिया निकालते हैं, चतुर्भुज की एरिया निकालते हैं, त्रिभुज की एरिया निकालते हैं, तो बहुत सारी ऐसी आकृतियां हैं जिनको हम मापने का कार्य करते हैं। तो मापने का कार्य सर्वप्रथम यूक्लिड जी ने बताया कि आप कैसे मापन कर सकते हैं। तो इन्होंने ज्यामिति के माध्यम से, यूक्लिड ने ज्यामिति के माध्यम से किसी भी आकृति को मापने का सलूशन दिया। ठीक है, तो वही हो गया यूक्लिड की ज्यामिति। और यहाँ थोड़ा सा ही पढ़ने वाले हैं तो इसलिए हो गया ज्यामिति का परिचय। थोड़ा सा हम परिचय लेंगे, डीपली पढ़ेंगे नहीं इस चैप्टर में। तो ज्यामिति के तात्पर्य यही हो गया कि भूमि का मापन। तो ये केवल नहीं है कि आप केवल भूमि को मापेंगे, जैसे कि ये हमारा व्हाइट बोर्ड जो यहाँ पर लगा हुआ है जिस पर हम लिखने का कार्य कर रहे हैं, तो इसको भी आप माप सकते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, तो ये सब जो आप मापने का काम करेंगे वही सब हो जाएगा ज्यामिति। ठीक है, तो ज्यामिति का तात्पर्य ही हो गया मापन। ठीक है, तो इन्होंने किन किन बिंदुओं पर बात किए थे वो हम जानेंगे इसमें। देखिए यूक्लिड जी ने क्या परिभाषा दिया था, किन के बारे में उन्होंने चर्चा किया, मापने का कार्य किए थे, किन किन बिंदुओं को मापने का कार्य किए, तो यहाँ पर हमने नोट किया है। ये सब परिभाषा उन्होंने दिया था जो आपके बुक में है। ठीक है, पहले उन्होंने बताया कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। यानी जैसे हमने दे दिया कि यहाँ बिंदु दे दिए, बिंदु P, तो बिंदु P का कोई भाग नहीं है, न उसकी लंबाई है, न उसकी चौड़ाई है, न उसकी मोटाई है, ऐसा कुछ नहीं है। भाग का मतलब होता है, मान लीजिए कि यह बोर्ड है हमारा और बोर्ड को किसी एक ऐसे काट देते हैं, तोड़ देते हैं, तो एक भाग यह हो जाएगा, एक भाग यह हो जाएगा। और इसको छोटा पार्ट कर दे तो जितना ही उसको कई टुकड़ों में काटते जाएंगे बोर्ड को, तो एक कोई ना कोई भाग मिलेगा। ठीक है, तो बिंदु का कोई भाग नहीं होता। कहीं भी आपने कलम लिया ऐसे रख दिए, ठीक है, तो वह बिंदु हो गया। तो ये बिंदु हो गया, तो ये कौन सा भाग है, ये कोई भाग नहीं है, यानी बिंदु का कोई भाग नहीं होता। तो उन्होंने बताया कि अगर बिंदु आपको कहीं दिखे तो किसी का भाग नहीं है, उसको केवल बिंदु कहना है। वो यानी डिनोट करने के लिए बिंदु लगाई जाती है ताकि चिन्हित करना कि यहाँ से आपको चलना है, यहाँ रुकना है, यहाँ पर ये करना है, यानी इंडिकेट कर दिया गया है, ये बिंदु लगा दी गई है। न उसकी मोटाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, न लंबाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है।
तो ये बिंदु की परिभाषा उन्होंने दी। पुनः उन्होंने बताया कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। मतलब अगर हम रेखा ले लें, जैसे देखो एक हमने रेखा खींचा तो इसमें लंबाई तो है, रेखा में लंबाई तो है, लेकिन इसमें चौड़ाई नहीं दिख रही है। अब देखो अगर एक धागा ले ले, धागा, और जैसे कपड़े की सिलाई की जाती है जिन धागे से, तो उसको बहुत दूरी तक फैला दीजिए, तान दीजिए, ठीक है, तो ऐसे कुछ हो जाएगा, तो बहुत सारा लंबा तो हो जाएगा धागा। कहोगे कि बहुत लंबा है धागा, कितना लंबा है? बहुत लंबा है, लेकिन कितना मोटा है भाई, कितना चौड़ा है? तो उसकी चौड़ाई नहीं है, उस धागे की चौड़ाई नहीं है। तो इसलिए जो रेखा होता है, रेखा लांग तो होता है, लंबा तो होता है, बट उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। तो उन्होंने बताया कि पहला तो बिंदु बताया, दूसरा बताया कि रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। रहित का मतलब लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई नहीं है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया तीसरा स्टेप, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। मतलब अगर यह रेखा है, सपोज करो यह एक रेखा है, तो इसका सिरा यहाँ है और एक सिरा यहाँ है, तो पहला सिरा यहाँ भी कह सकते हैं सिरा है, और यहाँ भी कह सकते हो सिरा है। तो यह सिरा बिंदु है, कहोगे कि बिंदु, और यह भी बिंदु, ठीक है। कैसे? कभी कभी कोई काम कहते हो रस्सी को, एक व्यक्ति को कहोगे एक सिरा तुम पकड़ लो, और दूसरा व्यक्ति दूसरा सिरा पकड़ लेता है, ठीक है, और उसको खींचो, तानो, ठीक है, एकदम टाइट होना चाहिए। तो पहले सिरा को एक व्यक्ति पकड़ लिया और उसके दूसरे सिरे को एक व्यक्ति पकड़ लेता है, तो वो सिरा कहो या बिंदु कहो। यानी एक बिंदु यहाँ पकड़ लिया गया, इस रस्सी होता है अगर, और जमीन की लंबाई माप रहे हैं रस्सी के माध्यम से, तो उसको खूंटी या मतलब किसी के माध्यम से हम ढांस देते हैं और उस पर रस्सी को बांध देंगे। यानी एक सिरे को रस्सी से बांध दिया जाएगा, उसके दूसरे सिरे को भी तो रस्सी से बांध देंगे। तो जो बांधेंगे जिस सिरा को, उस सिरा क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा, क्योंकि बिंदु का मतलब है इंडिकेट करना, यानी उस बिंदु को मतलब दर्शाने का कार्य करता है कि यहाँ से आपकी दूरी, लंबाई या चलने की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो रेखा क्या होता है? रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, यह बात बता रहा है। अगला कह रहा है, तो इनका चौथा क्या कह रहा है? चौथा देखिए, कह रहा है कि एक सीधी रेखा, उन्होंने बताया कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। अब सपाट रूप और स्वयं यहाँ पर दिया है, इसका क्या तात्पर्य है? तो देखिए, जो हमारे पास सीधी रेखा है, यदि मान लीजिए सपोज डैट कि एक हमने लाइन ले लिया, ये सीधी एक रेखा ले लिए, तो ये और भी बड़ा हो सकता है। तो कह रहे कि सीधी रेखा स्वयं पर बिंदु के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। मतलब इस पर बहुत सारे बिंदु हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, ये सब के सब कई बिंदु है, ठीक है। और भी ऐसे बिंदु बनाते जाओ, ऐसे बिंदु लेते जाओ और इसको मिलाते चले जाओ, तो ये आगे बढ़ता जाएगा रेखा। तो इस रेखा पर बहुत सारे बिंदु हैं और सपाट मतलब मिलकर चलते हैं, उसकी ऊंचाई नहीं, देखो बिंदु का कोई न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, तो सपाट है, ठीक है। और यहाँ पर रेखा पर स्थित है, तो जो बिंदु लिए जा रहे हैं, बिंदु कोई भाग नहीं है, न उसकी मोटाई है, न चौड़ाई है, लेकिन जब कई बिंदुओं को हम मिलाते जा रहे हैं तो ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो रेखा तैयार हो गया। यानी लंबाई, तो रेखा में लंबाई है लेकिन चौड़ाई नहीं है, मोटाई नहीं है। तो इसलिए कह रहे कि स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। मतलब इस पर बहुत सारे ऐसे भी बिंदु आप बढ़ा लीजिए और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि एक रेखा पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, ठीक है।
इन्होंने चौथे में ये बताया। पुनः पांचवें परिभाषा देते हुए यूक्लिड ने बताया कि एक पृष्ठ वह है। अब देखो पृष्ठ की बात करते हैं। एक पृष्ठ वह भाग है या वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ की केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। अब देखो कहोगे कि पृष्ठ का क्या तात्पर्य है, तो पृष्ठ का तात्पर्य बहुत आसान है। इसको हटाओ और उसको लाओ। देखो ये बोर्ड है जो हमारा, ठीक है, तो इस बोर्ड का सरफेस क्या है, तो सरफेस यानी पृष्ठ, मतलब भाई जो भाग है ना जिस पर हम लिख रहे हैं यही पृष्ठ है। जिस पर हम नोट कर रहे हैं, नोट बना रहे हैं, लिख रहे हैं, यही भाग क्या है, पृष्ठ है। ठीक है। अब देखो इस बोर्ड की इस, अब तुम यहाँ पर मोटाई मत देखना, केवल ये देखो ये लंबा है ना और ये चौड़ा भी है, तो इस पृष्ठ में लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। मान लो एक कागज तुम ले लेते हो ऐसे, तो कागज पर लिखने का कार्य करना शुरू कर देते हो, तो कागज में लंबाई भी है और लेकिन कागज की मोटाई है नहीं। ठीक है। अगर मोटाई आ जाएगी उसमें तो उधर भी पृष्ठ तैयार हो जाएगा। ठीक है। अगर देखो यहाँ पर ये मार्कर तुमको दिख रहा है तो इसका पृष्ठ जो है गोलाकार है, देखो यही भाग पृष्ठ है इसका। तब रोटेट किए तो ये भी वैसे है, लेकिन अब ये मोटा होने के नाते जब इस साइड से देखेंगे तो यहाँ भी एक पृष्ठ मिल गया। ठीक है। यानी जो जिस पर आप टिक सके। मान लो इस पर अगर ये बड़ा है तभी हम नोट कर पा रहे हैं, तो ये पृष्ठीय एरिया हो गया, सरफेस एरिया हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कर सकते हैं। अगर बहुत जैसे कि देखो ये बिंदु की बात कर रहे थे, तो उस पर बिंदु पर लिख सकते हो। बिंदु में न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई, कुछ हो नहीं है, तो यह नहीं माना जाएगा। तो ये जो कागज होता है, कॉपी का एक पेज होता है, किताब का जो एक पेज होता है वो पृष्ठ होता है, उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, बट मोटाई यही कह रहा है कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जिसमें लंबाई और चौड़ाई होके ओके पृष्ठ कहना है, सरफेस कहना है। ठीक है। पुनः उन्होंने छठवां परिभाषा दिया कि पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। अब देखो अगर ये पृष्ठ है, तूने कहा कि यही लंबाई है चौड़ाई है, ये बताओ तो लंबैया रेखा है ना, चौड़ैया रेखा है। तो यही कह रहा है कि जो पृष्ठ होता है, तो पृष्ठ का जो किनारा होता है वह रेखा होता है। पृष्ठ का जो किनारा होता है रेखा होता है। तो अगर कागज का एक मतलब पेज हो, कॉपी का पेज हो, तो यह जो लंबाई इसकी दिख रही है यह रेखा कहलाएगी, और यह किनारा जो दिख रहा है यह एक रेखा कहलाएगा। तो इसका कहने का मतलब था पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। पृष्ठ के कितना हो किनारा होके उनको क्या कहना है, रेखा कहना है। लेकिन सभी रेखा पृष्ठ नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक समतल पृष्ठ का देखो समतल पृष्ठ है, प्लेन है, समतल का मतलब प्लेन होना चाहिए। तो समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखा के साथ सपाट रूप में स्थित हो। अब इस पर बहुत सारी सीधी रेखाएं तुम खींच सकते हो। समतल है तो सीधी रेखा खींचोगे, अगर समतल नहीं होता तो तुम सीधी रेखा नहीं खींच सकते हो, जो रेखा खींचोगे टेढ़ा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो समतल होता है सीधी, देखिए यूक्लिड की अभिगृहित क्या है, उन्होंने कुछ अभिगृहित बताया। अभिगृहित का मतलब होता है जैसे प्रमेय होते हैं, तो प्रमेय जैसा होता है अभिगृहित, बट प्रमेय नहीं होता है, ये उनकी सोच है। ठीक है। तो जो सोचा उन्होंने उसका नाम अभिगृहित रख दिया। जैसे उन्होंने पहला अभिगृहित ही बताया कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो,
एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम उन वस्तुओं को ले लें जो एक ही के बराबर हो। जैसे करक एक ही वस्तु के बराबर हो तो एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे कि अगर कलम की बात कर दें तो ये दोनों कलम एक ही साइज की है, तो यह भी एक कलम है, यह भी एक कलम है। ठीक है, तो ये भी एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है। तो कह रहा है कि वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, इस वस्तु के बराबर यह वस्तु है, नापेंगे तो एक ही बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो बराबर हो तो एक दूसरे के बराबर होती है। आज अब मान लिया किसी के बराबर यह है तो नापेंगे तो एक दूसरे के तो बराबर हो भी करेगा। तो उन्होंने ये बताया, तुम दुकान पर जाते हो, कहते हो कलम चाहिए हमको, तो कलम दिया, तो कलम नाम है तो लगभग इनकी साइज आपस में बराबर होगी, तो जब नापोगे तभी बराबर हो गया। तुम प्लाई ले आते हो, जाकर दुकानदार से कहोगे 4x6 की हमको प्लाई दीजिए, तो वो दे देगा। अगर तुम्हारे घर पर एक कोई प्लाई रखी गई है 4x6 के, तो उसके ऊपर उसको रख दो, नापो, तो देखो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो इसका पहला अपगृहित ये कह रहा था। अब दूसरा कह रहा है, कह रहा है कि यदि बराबरों के बराबरों में जोड़ दिया जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। अगर कुछ बराबर है और उसमें कोई बराबर संख्या जोड़ दी जाती है तो जो प्राप्त होता है वो भी बराबर होता है। जैसे कि मान लो हम दूसरे के लिए बात कर रहे हैं, पहला तो हो गया, दूसरा कर रहे बराबरों को बराबरों में जोड़ दिया जाए, मतलब इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। पहले देखो कह रहा है कि बराबरों में जोड़ दिया जाए, बराबरों में मतलब भाई इसके बराबर है। कह रहा है कि बराबरों को मतलब कोई भी नंबर जोड़ोगे तो दोनों तरफ बराबर जोड़ना है। तो चलो इधर भी हम 5 प्लस कर दिए, इधर भी 5 प्लस कर दिए। ठीक है, तो देखा जाए रिजल्ट क्या मिलता है। तो कह रहा है कि जोड़ दिया जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। तो पूर्ण मतलब जोड़ने के बाद जो धन मिलेगा वो भी जोड़े तो साथ होगी, मतलब बराबर में बराबर संख्या जोड़े तो जो रिजल्ट मिला वो बराबर मिला। ठीक है, तो उन्होंने दूसरा अभिगृहित बताए थे। अगर बराबर संख्या में तुम बराबर संख्या जोड़ देते हो तो दोनों का मान बराबर होगा। पुनः तीसरा बात उन्होंने बताया कि यदि बराबरों को मतलब बराबर बराबर संख्या ले लीजिए, बराबरों को बराबरों में घटा दिया जाए तो शेषफल जो बचेगा आपस में बराबर होगा। तो कोई बराबर है चलो इसी प्रकार से जैसे कि अगर हमारे पास 2 नंबर बराबर है या दोनों लोगों के पास 2-2 लीटर पानी है तो कह दिया जाए कि दोनों 1-1 लीटर पानी गिरा दो। ठीक है, या दोनों के पास 5-5 लीटर पानी है डब्बे में और कह दिया गया 3 लीटर, दोनों लोग 3-3 लीटर पानी कम कर दो। तो यह पहला व्यक्ति 3 लीटर पानी घटा दिया, इसका भी कितना बच गया, और यह भी 3 लीटर पानी घटा दिया, इनके पास भी तो बच गया 2। तो वही बात कह रहा था कि बराबरों को बराबरों में घटा दिया जाए तो उनका जो शेषफल बचता है बराबर आपस में बराबर होता है। तो देखो घटाने के ये बराबर बराबर नंबर थे तो बराबर बराबर दोनों और घटा दिए तो नंबर जो बचा बराबर बच गया। उन्होंने पुनः एक और बताया, चौथा उन्होंने कहा कि वे वस्तु जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। अब देखो संपाती का क्या मतलब है। संपाती का ये मतलब है तुम एक चद्दर ले लो, ठीक है, एक चद्दर तुमको ले लेना है और इसके ऊपर इसी के साइज का, या पहले से तुमको साइज नहीं पता है, एक दूसरा चद्दर इसके ऊपर डाल दो। ठीक है, या एक कागज लो, किसी एक कॉपी से एक पेज निकाल लो और उसी कॉपी से दूसरा पेज भी निकाल लो और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखो। ठीक है, मान लो देखो ये हथेली हमारी है और इस हथेली को लिए और इस पर चिपका दिए, तो देखो इस साइड से ऐसे दिख रहा है ना और इस साइड से वैसे दिख रहा है।
तो ये दोनों हथेली जैसे ही चिपक गई आपस में तो एक दूसरे के संपाती हो गई, मतलब इनका जो बनावट है सेम है, ठीक है। तो दोनों एक हो गया। इसका ये मतलब तुम इधर से देख रहे हो तो मतलब कोई घट-बढ़ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका ये मतलब ये दोनों समान है और एक के ऊपर एक बैठ जा रहा है, तो ये संपाती है। इसका मतलब संपाती है। एक इसके ऊपर इसी के साइज का चादर रख दो तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक के ऊपर एक चढ़ के जाए तो उसे संपाती कहते हैं। मतलब एक रेखा तुम गुजर रहे हो, इसी के ऊपर दूसरा रेखा भी रख दो और बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, तो माना जाएगा कि क्या है, संपाती है, ठीक है। यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं सब, तो संपाती हो। जैसे कटरेन मान लिया जाए, तो कटरेन की जो नालियां होती हैं तो दूसरे कटरेन को उसके ऊपर के देखो, कटरेन के ऊपर कटरेन रखते चले जाते हैं सब दुकानदार, तो वो नाली के बीच में दूसरी नाली फिट होती जाती है, तो सभी नालियां एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, संपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ऊंचाई तक रख ली जाती है, ठीक है। तो वो कंडीशन था, कह रहा कि वस्तु जो परस्पर संपाती होता है तो एक दूसरे के बराबर होता है। तो जो कटरेन एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो अगर वो एक साइज का नहीं रहेगा और ऊपर रख दोगे तो नाली फूट जाएगी, टूट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के साइज के उनकी नालियां बराबर होती हैं। तो ये 4 अभिगृहित हुआ। अभी 5वां अभिगृहित उन्होंने बताया जो, तो देखिए अब 5वां क्या कर रहा है, 5वां कर रहा है अभिगृहित पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। मतलब पूर्ण मतलब क्या है भाई, अपने भाग से बड़ा होता है। तो जैसे तुम्हारे पास एक सर्किल है, इसको काट दो तो एक भाग यह ले लो, एक भाग यह हो गया और ये सब भाग हो गए, तो इसमें से हमने इतना ले लिया, तो यह भाग पता करें कि इसका पूरा भाग क्या होगा। तो इसका पूरा भाग लेंगे तो ऐसे ना होगा, तो इसका पूरा भाग बड़ा है कि नहीं है। एक रोटी का टुकड़ा ले लीजिए आप, तो टुकड़ा रोटी का टुकड़ा ना है, तो जब पूरा रोटी लेकर आओगे तो टुकड़े से तो कहीं बड़ा हो जाएगा। हाँ, एक अमरूद खाओ या सेव खाओ, ठीक है। सेव आप लेते हैं या मान लो गेंद है, गेंद को क्या किए आप काट देते हैं, तो कटा हुआ भाग लिए तो पता करोगे ना ये कटा हुआ भाग किसमें का है, तो किसका रहता है, गेंद का मान लो। तो वो गेंद बड़ा रहा होगा, जब जोड़ोगे तो बड़ा हो जाएगा। पूर्ण मतलब पूरा। मान लो यहाँ पर जो इस मार्कर है तो यह एक भाग है, लेकिन जब इसमें हम जोड़ दे रहे हैं तो ये पूरा भाग हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बड़ा है कि नहीं है, अवगन अकेले था तो छोटा था, तो इसका पूर्ण भाग क्या है, अब पूर्ण हो गया, तो पूर्ण भाग बड़ा होता है, ये मतलब हो गई। और 6वां कह रहा है कि एक ही वस्तुओं के 2 गुना परस्पर बराबर होते हैं। एक वस्तु का 2 गुना कर दो, एक वस्तु के कह रहे हैं एक ही वस्तुओं के 2 दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। मान लो एक वस्तु इधर है, एक ही वस्तु के 2 गुना कर दो इधर, चाहे मान लो इसका नाम 5 मान लो 5 kg चावल है, ये भी चावल है, ठीक है। तो इसमें भी आप 2 गुना कर दो, 2 से गुणा कर दो, इधर भी 2 से गुणा कर दो, तो यह 10 kg चावल हो जाएगा, इधर भी 10 kg चावल हो जाएगा, तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। तो बराबर का जब 2 गुना करोगे तो दोनों में वृद्धि हो गई, मान में कोई परिवर्तन नहीं। पुनः 7वां कर एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक वस्तु है हमारे पास, इसको बीच में से काट दो, आधा एक को दे दो, आधा एक के दे दो, मतलब तुम बराबर बराबर भाग न दिए, तो इसका ये मतलब है। तो अभिगृहित आपको तैयार होना चाहिए, इसके आधार पर इनके बताए हुए प्रश्नों को सॉल्व किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।